तो हम लोग को क्या पढ़ना है अभी, प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ख़त्म किया था। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रोटेक्टिव टिश्यू, और इसके बाद हम लोग किस पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, एनिमल टिश्यू पे। तो ये मतलब ओवरऑल जो प्लांट टिश्यूज हैं उन प्लांट टिश्यू का ये जो लास्ट क्लास तुम्हारे मतलब सामने ये है लास्ट क्लास प्लांट टिश्यू का। तो अभी समझते हैं कि प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है। देखो नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यू, अब ध्यान से समझो यहाँ पे, प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे टिश्यूज जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो इनका सबसे जो स्पेसिफिक इनका जो रोल होता है वो प्रोटेक्शन में होता है। किस में रोल होता है बेटा, प्रोटेक्शन में। और प्रोटेक्शन किसका करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, एसेट्रा। अदर जो प्लांट के पार्ट होंगे, प्लांट के जितने भी पार्ट होंगे उन प्लांट के पार्ट का जो प्रोटेक्शन करने वाले टिश्यूज हैं उन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब देखो इनके नेचर के बेसिस पे इन जो प्रोटेक्टिव टिश्यू इनके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोटेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट में डिवाइड किया गया इनके नेचर के बेसिस पे। कौन कौन से पार्ट हैं, एक है एपिडर्मिस, क्या होता है बेटा, एपिडर्मिस, और दूसरा है कॉर्क। दूसरा क्या है बेटा, कॉर्क। दूसरा क्या है, कॉर्क। देखो डिवीजन का बेसिस बहुत अलग अलग सा हो सकता है। उसमें एपिडर्मिस जो है वो प्राइमरी प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, जो कॉर्क है वो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू है, या फिर एपिडर्मिस जो होता है ये लिविंग सेल से बना होता है। किससे बना होता है बेटा, लिविंग सेल से, ठीक है। और जो कॉर्क है वो किससे बना है, डेड सेल से। किससे बना है, डेड सेल से। तो बहुत सारे बेसिस ऑफ डिवीजन हो सकते हैं। जैसे देखो एपिडर्मिस जो होता है वो प्लांट में स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है। प्लांट जब बना है और जर्मिनेशन के बाद प्लांटलेट बने, प्लांटलेट से धीरे धीरे जब प्लांट बनना स्टार्ट हुआ है, उसके पार्ट्स बनने स्टार्ट हुए हैं, तो वो जो एपिडर्मिस होता है वो स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है। जब प्लांट बहुत छोटा होगा तब से, जब तक वो प्लांट मैच्योर होने को होगा तब तक। एट मैच्योरिटी जब क्या होता है कि जैसे तुमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ाया था, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, ग्रोथ टिश्यू होते हैं, और वहाँ पे 3 टाइप के बताए थे तुम्हें। कौन कौन से बताए थे, बेसिकली 3 टाइप, वैसे 2 टाइप बताया था, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी में क्या बताया था कि एपिकल और इंटरकैलरी, और सेकेंडरी में क्या बताया था, लेटरल। बैठ जाओ, लेटरल बताया था। सुनना ध्यान से, मैंने ये कहा था कि स्टार्टिंग से सिर्फ लेंथ और ब्रांचेस का नंबर बढ़ता है या इंटरनोड के बीच में ग्रोथ होता है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग से एपिकल और इंटरकैलरी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन मैच्योरिटी पे क्या होता है कि वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो काम करना स्टार्ट करता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फंक्शनल होता है और फिर वो क्या करता है, प्लांट के गर्थ को, उसकी मोटाई को, उसकी चौड़ाई को बढ़ाना स्टार्ट करता है। मुझे एक चीज़ बताना, मान लो ये कोई प्लांट था स्टार्टिंग का, ये कोई प्लांट था, इसके अंदर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, मान लो इस प्लांट है स्टार्टिंग से, मैंने अभी कहा एपिडर्मिस स्टार्टिंग से होता है, ठीक है। चैप्टर ये टॉपिक स्टार्ट है यहाँ पे। एपिडर्मिस क्या होता है, स्टार्टिंग से प्लांट के सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ऐसे प्रेजेंट था एपिडर्मिस, ठीक है। अभी क्या हुआ कि स्टार्टिंग में एपिडर्मिस प्रेजेंट था, जैसे ही लेटरल ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव हुआ और इसकी मोटाई यानी कि इसका गर्थ बढ़ना स्टार्ट हुआ, प्लांट मोटा होना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही प्लांट मोटा होना स्टार्ट होगा, इसके बाहर का जो लेयर है, ये इसके बाहर का जो लेयर है, क्या वो रैप्चर हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा ना। जब प्लांट अभी ऐसे है, अभी जब मोटा होगा तो इसके बाहर का जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो, कंफर्म है ना। तो जब क्या होता है कि स्टार्टिंग में प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस, लेकिन जैसे ही प्लांट मैच्योर होता है और उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, एपिडर्मिस विथ कॉर्टेक्स और भी सारे टिश्यूज के लेयर के साथ वो रैप्चर होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ना। तो सबसे स्टार्टिंग से कौन सा प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस, और मैच्योरिटी के बाद कौन सा प्रोटेक्टिव टिश्यू हो जाता है, कॉर्क हो जाता है। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जो एपिडर्मिस है वो लिविंग सेल से बना है, जो कॉर्क है वो डेड सेल से बना है। जो एपिडर्मिस है वो प्राइमरी प्रोटेक्टिव टिश्यू है और जो कॉर्क है वो क्या है, सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्लियर। लिग्निन, वो जब हम अभी जब हम वो जो डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को तो बताएंगे किस तरह का सेल होता है, कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें बताएंगे। अभी दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों के टाइप में। क्लियर है ना। नेक्स्ट चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस। सबसे पहले एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी।
एपिडर्मिस जो है वो प्राइमरी प्रोटेक्टिव टिश्यू है। एपिडर्मिस क्या है बेटा? प्राइमरी प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये प्राइमरी प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है वो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टेम एंड रूट में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टेम एंड रूट में। लीफ पे भी प्रेजेंट होता है और सारे लीफ में भी प्रेजेंट होता है, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन बेसिकली हम इसको मानते कहाँ पे हैं? स्टेम और रूट में मानते हैं। ध्यान से समझना, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बारे में समझो। पहले इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में समझो। इनके जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये एलोंगेटेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एलोंगेटेड सेल होते हैं। क्या होते हैं? एलोंगेटेड सेल। इनके सेल क्या होते हैं? एलोंगेटेड। और एलोंगेटेड का मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से बता रखा है। एलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? जिसको हम क्या खींच के, जैसे मान लो कि कोई स्फेरिकल चीज़ है उसको खींच दिया तो वो एलोंगेटेड हो गया, ठीक है ना। मतलब उसका कोई एक डायमेंशन बड़ा होता है, बाकी डायमेंशन लगभग यूनिफॉर्म होते हैं। तो ये पहली बात, एपिडर्मिस किससे बना होता है? एलोंगेटेड सेल से बना होता है। दूसरी बात, इसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लियर है? और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इस वजह से या तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ट्रांसपेरेंट होते हैं, या फिर ट्रांसलूसेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ट्रांसलूसेंट होते हैं। दोनों बात का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल क्लियर कट एक साइड से दूसरे साइड देख पाएँ। ट्रांसलूसेंट कि थोड़ा मोड़ा वहाँ पे थोड़ी सा ब्लरनेस आती है एक साइड से दूसरे साइड में। क्लियर है ना? तो ये या तो ट्रांसपेरेंट होंगे या फिर क्या होंगे? ट्रांसलूसेंट होंगे, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है तो ग्रीन कलर उनका, ग्रीन जैसा कोई कलर उनको मिलता नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ समझो, और जो एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, दूसरा पॉइंट, एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं ये कंपैक्टली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस। भाई हमको घर की बाउंड्री बनवानी थी। क्या बनवानी थी बेटा? घर की बाउंड्री। बाउंड्री क्यों बनवाया था? ताकि कोई बाहर से कोई और जानवर अंदर ना आ पाए, कुत्ता बिल्ली कुछ भी अंदर ना आ पाए। हमने क्या किया, उस घर में क्या कर, उस बाउंड्री में क्या कर दिया? बहुत सारे होल छोड़ दिए। तो क्या वो बाउंड्री बनाने का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। एपिडर्मिस क्या था? प्रोटेक्शन करना था। एपिडर्मिस को क्या करना था? प्रोटेक्शन करना था। अगर इसमें बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस रख देते तो क्या उस प्रोटेक्टिव टिश्यू का कोई फायदा होता? नहीं होता। तो सिंपल सा मतलब कि जो एपिडर्मिस होता है, उस एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपैक्टली अरेंज, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के अरेंज होते हैं। उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, कोई भी गैप नहीं होता है। क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, यहाँ पे अगली बात समझते हैं। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं, इन प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी जो एपिडर्मिस हैं, एपिडर्मिस के जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर कहीं कहीं पे पॉइंट पे पोर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? पोर। ये मान लो एक लेयर हो गया, एक कंप्लीट मान लो एक लेयर हो गया, ठीक है? एपिडर्मिस का लेयर है, समझो यहाँ पे एपिडर्मिस का लेयर है। इस एपिडर्मिस के लेयर में कहीं कहीं पे ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या प्रेजेंट होता है बेटा? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पोर्स प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे देखो, इंटरसेलुलर स्पेस और पोर्स में डिफरेंस होता है, ठीक है? पोर क्या है कि जैसे इंटरसेलुलर स्पेस की सेल को ऐसे अरेंज किया कि सेल के बीच में जगह बच गया, और पोर्स का मतलब क्या है कि वो पोर विलिंगली बनाए गए हैं। पोर क्या है? विलिंगली बनाए गए हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब कि अरेंजमेंट के टाइम पे बन गया हो, अपने आप बन गया हो। और पोर क्या है? विलिंगली। प्लांट अपनी बॉडी में पोर खुद ही क्रिएट करता है, खुद के प्रॉफिट के लिए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट समझना है यहाँ पे, ये जो पोर हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं क्या बेटा? स्टोमेटा। क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटा। जो क्या हुआ? गैसियस एक्सचेंज के लिए अभी बताते हैं, सारी बातें समझ में आएंगी। ध्यान से समझना, एपिडर्मिस के लेयर में, एपिडर्मिस का जो लेयर होता है, उस एपिडर्मिस के लेयर में कहीं कहीं पे एक माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं। बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कंफर्म है ना? नेक्स्ट, ये जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा के सराउंडिंग में ध्यान समझना, ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा माइन्यूट पोर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? एपिडर्मिस के अंदर। इस स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता रहता है। ये क्या होता रहता है बेटा? ओपन और क्लोज होता रहता है। ध्यान से समझना।
एक एक लाइन से, एक एक तरफ से वो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके। पहली बात एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस में बहुत माइन्यूट पोर प्रेजेंट थे जिनको हमने क्या कहा, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा या ये पोर ऐसे पोर हैं जो ज़रूरत पड़ने पे ओपन हो जाते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने पे क्लोज हो जाते हैं। समझ में आया क्यों स्टोमेटा को इंटरसेलुलर स्पेस से अलग किया था। इंटरसेलुलर स्पेस अगर स्पेस है तो हमेशा रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। लेकिन ये जो पोर हैं जो विलिंगली बने हुए हैं, बेनिफिट ऑफ प्लांट के लिए बने हुए हैं, वो क्लोज और ओपन होते रहते हैं। क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट समझो। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते रहते हैं। जैसे समझो ये गेट है, ये कमरा है, ठीक है। इस कमरे का ये वॉल मान लो क्या है, ये या एक मान लो ये कमरा, इस कमरे का ये वॉल का एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस में ये मान लो एक पोर प्रेजेंट है जिसको हमने क्या कहा, स्टोमेटा कहा। तो इस स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करने के लिए क्या होना चाहिए, विंडो या गेट होना चाहिए, कोई गेट होना चाहिए ना। तो जो गेट है ये इसके उस पर जो मतलब जो वहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है, उस दरवाजे को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, गार्ड सेल। मतलब कि जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गार्ड सेल। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। कौन कंट्रोल करता है बेटा, गार्ड सेल्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? बोलो। अभी बना रहे हैं, सारी चीज़ें बना रहे हैं, ध्यान से समझो। एपिडर्मिस था, उसमें माइन्यूट पोर था, स्टोमेटा कहा। ये स्टोमेटा की प्रॉपर्टी होती है कि ज़रूरत पड़ने पे ओपन होगा, ज़रूरत खत्म होने पे क्लोज होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए दो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। क्या कहते हैं बेटा, गार्ड सेल। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से। ये जो गार्ड सेल होते हैं, इन गार्ड सेल का शेप क्या होता है? दो तरह के गार्ड सेल तुमको देखने को मिलेंगे। गार्ड सेल दो तरह के, एक जो होगा वो होगा डम्बेल शेप। क्या होगा बेटा, डम्बेल शेप। ये क्या होगा, डम्बेल शेप। क्या होगा बेटा, डम्बेल शेप। डम्बल शेप का मतलब क्या, डम्बल देखा है? डम्बल देखा है ना? डम्बल किस शेप का होता है, कुछ ऐसा होता है कि नहीं, ध्यान से देखना। ये हो गया डम्बल शेप, यही तो है। तो देखो गार्ड सेल थे, गार्ड सेल किस शेप के थे, डम्बल शेप के। किस शेप के थे, डम्बल शेप के। इन डम्बल शेप के बीच में ये जो तुम्हें जगह दिख रहा है, इसी जगह को, इसी ओपनिंग को क्या कहते थे, स्टोमेटा कहते थे। क्या कहते थे, स्टोमेटा। यही स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। क्योंकि वो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल। नेक्स्ट समझो एक चीज़ और, ये जो डम्बल शेप गार्ड शेप सेल जो होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जितने भी मोनोकॉट प्लांट पढ़ोगे। मोनोकॉट डाइकॉट समझ में आता है, नहीं समझ में आता है? मोनोकॉट डाइकॉट समझ, हाँ अच्छा ठीक है चलो। मोनोकॉट क्या होता है और डाइकॉट क्या होता है बता देते हैं। चना देखा है, चना, राजमा देखा है, राजमा क्या कहते हैं, राजमा को बीन्स कहते हैं। राजमा देखो, चना देखो, या फिर कोई भी ऐसा, जैसे वो मूंगफली का दाना देखो, देखो ना, सीड देखे हो। जब उसको खोलोगे उस सीड को तो तुमको नेचुरली उसमें दो पार्ट मिलेंगे। चना को खोलोगे तो नेचुरली उसमें दो पार्ट मिलेंगे। अच्छा, चावल देखा, राइस, क्या उसके अंदर दो पार्ट होता है, नहीं। ऐसे प्लांट जिनके सीड के अंदर नेचुरली दो पार्ट डिवाइडेड मिले तुमको, उनको हम क्या कहते हैं, डाइकॉट। क्या कहते हैं बेटा, डाइकॉट। और ऐसे प्लांट जिसके सीड के अंदर दो पार्ट डिवाइडेड ना हो, उनको क्या कहते हैं, मोनोकॉट। क्लियर है ना? तो मोनोकॉट जितने भी प्लांट होते हैं, उन सारे प्लांट के अंदर जो गार्ड सेल होता है वो किस शेप का होता है, डम्बल शेप का। ये क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारे ओलंपियाड में। कहाँ पे आया हुआ था, ओलंपियाड में। नेक्स्ट समझो यहाँ पे, दूसरा जो शेप ऑफ सेल होता है, जो गॉड सेल का शेप होता है, वो होता है बीन शेप। किस शेप का होता है बेटा, बीन शेप का। किस, ऐसे ही होता है कुछ बीन, ध्यान से देखना, बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही होता है,
बोलो, ये जो बीन शेप ऑफ सेल हैं, ये बीन शेप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं बेटा? गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। और इस गार्ड सेल के अंदर जो ये स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अब सुनना, मुझे बताना दो तीन चीज़ें बताना। क्या मुझे बताना है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, समझो। से मान लो कि ये एक गार्ड सेल ये था, एक गार्ड सेल ये था। ध्यान से समझो, कैसे समझ में आएगा। एक गार्ड सेल ये है, एक गार्ड सेल ये है, ये दोनों ऐसे प्रेजेंट थे, ठीक है, अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में। मैंने क्या किया, ये पैकेट की तरह गार्ड सेल है तो उस पैकेट की तरह है। मैंने क्या किया, दोनों के दोनों सेल में वाटर भरना स्टार्ट कर दिया। तो सेल क्या होगा? स्वेल होगा। वाटर भरेंगे तो स्वेल होगा ना। तो जैसे ही ये सेल थे, जैसे ही स्वेल होना स्टार्ट हुए, तो ऐसे स्वेल होते हुए ऐसे ही ये स्वेलिंग होगी इनकी। जैसे ही ये स्वेल होंगे, इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जा रहा है। ये क्या है? स्टोमेटा है। ये स्पेस जो दिख रहा है वो तुम्हें क्या है? ये क्या है? स्टोमेटा है। तो जैसे ही तुमने गार्ड सेल में वाटर भर के इसको स्वेलअप कराया, स्टोमेटा क्या हो गया? ओपन हो गया। स्टोमेटा क्या हो गया? ओपन हो गया। फिर तुमने क्या किया कि इस गार्ड सेल से वाटर को बाहर निकालना स्टार्ट किया। तो जो स्वेलअप हुआ था वो फिर से श्रिंक होगा, और श्रिंक होते होते वो फिर से अपने नॉर्मल शेप में ऐसे आ जाएगा। जैसे ही वो नॉर्मल शेप में आया, क्या हो गया? स्टोमेटा क्लोज हो गई। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल कौन कर रहा है? गार्ड सेल। और कैसे कंट्रोल कर रहा है? एक बार स्वेल हो रहा है, एक बार श्रिंक हो रहा है। जब गार्ड सेल स्वेल होगा तो क्या होगा? वहाँ पे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और जब गार्ड सेल क्लोज होगा तो वहाँ पे क्या होगा? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक चीज़ और बताना, ऑस्मोसिस पढ़ा था तुमने? पढ़ा था? क्या होता है ऑस्मोसिस? वाटर मॉलिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। एक इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको मैं क्लियर करता हूँ, बैठो सुनना ध्यान से। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन जो मैं बातें कहता हूँ, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे वाटर ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ पे वाटर कम है, अगर उसकी तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। भाई तुम यहाँ पे पानी गिरा दो, वाटर गिरा दो, तो यहाँ जहाँ गिरा रहे हो वहाँ पे क्या वाटर ज़्यादा है, और यहाँ आसपास क्या वाटर कम है। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करता है, ठीक है, करता है ना। तो वाटर का मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? बुक में दो तरह के डेफिनेशन मिलेंगे। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। वहां पे क्या बोला था? हायर वाटर टू लोअर वाटर। यहां पे क्या बोला? लोअर सॉल्यूशन टू हायर सॉल्यूशन। जहां पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा, ऐसे समझो, ध्यान से समझो। तुमने एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी डाल दिया, ठीक है। तुमने 2 गिलास पानी लिया और उतना ही चीनी डाल दिया जितना पहले वाले में डाला था। चीनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे? पहले वाले में, दूसरे वाले में? पहले वाले में, जहाँ 1 गिलास पानी लिया था। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा? पहले वाले में, जहाँ 1 गिलास पानी लिया था। क्लियर है? तो यानी कि जहाँ तुमने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाया, वहाँ पे जो सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है, उसका कंसंट्रेशन अपने आप क्या रहता है? कम रहता है। और जहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटाया, वहाँ वाटर का कंसंट्रेशन अपने आप क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो मैं ये कहूँ कि ज़्यादा वाटर, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? कम सॉल्यूशन। ज़्यादा वाटर कम सॉल्यूशन। और जहाँ मैं ये कहता हूँ कि कम वाटर, वहाँ मतलब ज़्यादा सॉल्यूशन। तो दोनों बातें मैंने सेम कहा था। एक में वाटर के कंसंट्रेशन की बात कर रहा था और दूसरे में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करता था। क्लियर है ना? सुना ध्यान से। एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता कैसे, यहाँ देखो, अभी समझ में आएगा। इस गार्ड सेल के किनारे किनारे कुछ स्पेशल सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जिन सेल्स को कहते हैं सब्सिडियरी सेल। क्या कहते हैं बेटा? सब्सिडियरी सेल्स। ध्यान से समझना। क्या होता है कि जैसे ही हमको स्टोमेटा को ओपन करने की ज़रूरत होती है, जैसे मान लो दिन में ओपन होता है स्टोमेटा, दिन में ओपन होता है स्टोमेटा, क्लियर है ना? बोलो। जब, सुनो ध्यान से, जब भी स्टोमेटा को ओपन करने की जरूरत पड़ती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें दिन में स्टोमेटा ओपन होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें रात में स्टोमेटा ओपन होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्रॉसुलेशन प्लांट, जिसमें दिन और रात दोनों में ओपन होता है। ध्यान से समझो। मैंने ये कहा कि जब हमको स्टोमेटा को ओपन करना है, ठीक है, तो स्टोमेटा को ओपन करना है तो हमको यहाँ से वाटर यहाँ ले जाना पड़ेगा, तभी तो ये स्वेल होगा और फिर स्टोमेटा ओपन होगा।
करना पड़ेगा ना भाई। गार्ड सेल में उसके सराउंडिंग सेल से वाटर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा। और वाटर मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, और यहाँ के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो। फिर से कंफ्यूज हो रहे हो, जहाँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो वहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई, जहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई वहाँ वाटर का कंसंट्रेशन लो। क्लियर, बोलो, नहीं आ रहा समझ में? क्लास में जब मिलोगे ना, जब पूरा एक क्लास मिलेगा तो वहाँ तुमको बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। अभी तो मान लो कि यहाँ पे वीडियोज़ का लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए कर रहा हूँ। सुनो ध्यान से, क्या करते हैं समझ में आएगा। अभी क्या करते हैं, जब स्टोमेटा को ओपन करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस गार्ड सेल के अंदर एक आयन होता है जिसको कहते हैं पोटेशियम आयन। क्या कहते हैं, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पोटेशियम आयन का अमाउंट क्या कर देते हैं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं। जैसे ही पोटेशियम आयन का अमाउंट यहाँ पे बढ़ाएंगे, आसपास के सेल से वाटर मूव करके कहाँ चला जाएगा, गार्ड सेल में, और गार्ड सेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो दो केसेज, स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं। जैसे स्टोमेटा ओपन होने को होता है, गार्ड सेल के अंदर सबसे पहले क्या पहुंचता है, पोटेशियम आयन, और पोटेशियम आयन के पहुंचने की वजह से आसपास से वाटर के मॉलिक्यूल का ऑस्मोसिस हो जाता है, कहाँ पे, गार्ड सेल के अंदर, और जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? और जैसे ही गार्ड सेल स्वेलअप हुए, स्टोमेटा क्या हो गई, ओपन हो गई। गार्ड सेल स्वेलअप हुए तो स्टोमेटा क्या हो गई, ओपन हो गई। क्लियर। अब मान लो स्टोमेटा ओपन हो गई, हमारा गैसियस एक्सचेंज करना था, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना था, अंदर से क्या कर देना था, ऑक्सीजन बाहर निकाल देना था। प्लांट में तो यही होता है ना, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अंदर से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, यही तो करते हैं। तो हमने क्या किया कि स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया ताकि फोटोसिंथेसिस कर पाएँ, और ऑक्सीजन निकाल दिया जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुए थे। तो गैसेस एक्सचेंज हो गया। जब गैसेस एक्सचेंज हो गया तो हमको अब स्टोमेटा को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो फिर हमने फिर से वही प्रोसेस रिवर्स किया। हमने क्या किया कि यहाँ जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा था, उस पोटेशियम आयन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर निकाला, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक होके स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। बातें ध्यान से समझना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा के 3 स्टेप। पहले जब ओपन करना होता है तो पोटेशियम आयन गार्ड सेल में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट गार्ड सेल में हो जाता है, और गार्ड सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। स्टोमेटा क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जैसे उसको क्लोज करना होता है, पोटेशियम आयन को हम क्या कर देते हैं, गार्ड सेल से बाहर, तो वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या हो जाता है, बाहर। जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाता है, श्रिंक। स्टोमेटा क्या हो जाती है, क्लोज। क्लियर, कोई दिक्कत आनी समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस में, ये एपिडर्मिस प्लांट के हर एक पार्ट में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड से ऊपर है, जैसे स्टेम हो गया, ब्रांचेज हो गए, लीव्स हो गए, ठीक है, फ्रूट हो गया, उस पार्ट के एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक वैक्सी लेयर। वैक्स मतलब क्या होता है, मोम। वैक्स मतलब मोम होता है। तो जैसे कभी कभी क्या देखोगे कि कुछ प्लांट का लीफ टच करोगे तो तुमको बहुत सॉफ्ट समझ में आएगा, सॉफ्ट फील होगा, है ना। किसी प्लांट का लीफ टच करोगे तो तुम्हें बहुत सॉफ्ट फीलिंग आएगा। क्या होता है कि प्लांट का जो ग्राउंड से ऊपर वाला हिस्सा होता है, उस ग्राउंड के ऊपर वाले हिस्से में ये क्या है, एपिडर्मिस लेयर। इस एपिडर्मिस लेयर के ऊपर एक वैक्सी केमिकल का डिपोजिशन से लेयर बन जाता है, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्या कहते हैं बता, क्यूटिकल। इस लेयर को क्या कहते हैं, क्यूटिकल लेयर। ये क्यूटिकल लेयर, ये क्यूटिकल क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होता है। क्या होता है, वैक्सी लेयर। ध्यान से समझना क्यों ये वैक्सी लेयर प्रेजेंट था। सुनो यहाँ पे, जब स्टोमेटा ओपन हुआ, क्या ओपन हुआ, स्टोमेटा किस लिए ओपन हुआ था, गैसियस एक्सचेंज के लिए। किस लिए हुआ था, गैसियस एक्सचेंज के लिए। लेकिन तुमने क्या कर दिया, जैसे स्टोमेटा ओपन किया, इस लीफ में वाटर भी तो प्रेजेंट था, उस बॉडी पार्ट में वाटर भी तो प्रेजेंट था। वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। वाटर वहाँ से क्या हो गया, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्लांट के बॉडी से बाहर निकल गया। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। वाटर लॉस हुआ। बोलो, स्टोमेटा ओपन हुआ, जब स्टोमेटा ओपन हुआ तो स्टोमेटा के ओपनिंग के टाइम पे हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर घुस जाए,
घुस सकता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोलो। तो तुमने जो प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर बनाया था और उस प्रोटेक्टिव लेयर में एक स्टोमेटा बनाया था ताकि गैसेस एक्सचेंज कर पाएँ, वो गैसेस एक्सचेंज करने के टाइम पे हो सकता है कि वहाँ से वाटर लॉस हो जाए, हो सकता है वहाँ से माइक्रोबियल अटैक हो जाए। इस वाटर लॉस और माइक्रोबियल अटैक को बचाने के लिए एक वैक्सी लेयर ऊपर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत? ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ग्राउंड से ऊपर वाले पोर्शन में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्राउंड से ऊपर वाले पोर्शन में। ये रूट में एब्सेंट होता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, कहाँ पे, रूट में। तो क्यूटिकल जो होता है ये रूट में एब्सेंट होता है। रूट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, एपिडर्मिस पे एक लास्ट, यहाँ पे उसके फंक्शन बताने से पहले एक लास्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सुनना ध्यान से। जो एपिडर्मिस का ग्राउंड से ऊपर वाला हिस्सा होता है, ग्राउंड से ऊपर वाले प्लांट के हिस्से होते हैं, उसमें जो एपिडर्मिस होता है, उस एपिडर्मिस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखोगे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखा है? अरे बोलो। लीफ पे कभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखा होगा, स्टेम पे कभी तुमको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो ग्राउंड से ऊपर का जो एपिडर्मिस होता है, उस एपिडर्मिस पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकले होते हैं, इनको हम कहते हैं ट्राइकोम। क्या कहते हैं बेटा, ट्राइकोम। कहाँ पे, स्टेम वाले एपिडर्मिस में। कहाँ पे बेटा, स्टेम वाले एपिडर्मिस में। बात समझ में आ गई? उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। क्लियर, ट्राइकोम, TRICHOME, ट्राइकोम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जो ग्राउंड से नीचे वाला, ये मान लो रूट है, इस रूट के ऊपर जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस पे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। देखा है ना? अरे कभी किसी प्लांट को अनरूट नहीं किया है, किसी प्लांट को निकाले हो ना, उसमें देखोगे नीचे रूट में भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं बेटा, रूट हेयर। क्लियर। जो स्टेम में प्रेजेंट था उसको क्या कहते थे, ट्राइकोम। जो रूट में प्रेजेंट था उसको क्या कहते थे, रूट हेयर। क्लियर, कोई दिक्कत? सुनना ध्यान से। डिफरेंस क्या है दोनों में, एक ही नाम दोनों का रख देते। डिफरेंस क्या था कि ये जो ट्राइकोम होता है ये मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है बेटा, मल्टी सेलुलर। ठीक है। और जो रूट हेयर होता है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है बेटा, यूनिसेलुलर। क्लियर, बात समझ में आती है? क्लियर है ना? चलो, तो जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए यहाँ से लिख सकते हो फटाफट। चलो देखते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर तुम्हें पूरा समझ में आ गया कि एपिडर्मिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट एपिडर्मिस वाले पोर्शन में जो पार्ट है वो है फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। पहले बता चुका हूँ, लेकिन उसका एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन होता है एपिडर्मिस का। पहला जो फंक्शन एपिडर्मिस का होता है वो प्लांट के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। किससे? पहला ये वाटर लॉस को रोकता है। इट प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट पार्ट। नेक्स्ट, दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है? दूसरा फंक्शन ये प्लांट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है जितने भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होते हैं। इट प्रोटेक्ट द प्लांट पार्ट फ्रॉम स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या होता है बेटा? स्ट्रेसफुल कंडीशन का मतलब कि जैसे अनफेवरेबल कंडीशन हो। जैसे क्या होता है कि मान लो अपने यहाँ अभी क्या है कि जैसे मान लो कि अपने यहाँ नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के लिए टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 40 डिग्री 41 डिग्री के आसपास जो होता है वो चलो वियरेबल होता है। लेकिन टेम्परेचर 48 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, तो क्या होता है जैसे समझो यहाँ पे कि जैसे क्या है कि कोई अगर ओक प्लांट है या फिर कोई हिमालय में उगने वाला कोई प्लांट है, उस प्लांट को ले आके यहाँ पे उगाओ, या कोई प्लांट डिजर्ट में उगने वाला है उस प्लांट को लाके यहाँ पे उगाओ तो नहीं उगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना बॉडी स्ट्रक्चर अलग कंडीशन अलाउ करता है और इसका बॉडी कंडीशन एक अलग स्ट्रक्चर अलग कंडीशन अलाउ करता है। सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर हमेशा या जो रेनफॉल है या आंधी है तूफान है या फिर जो भी ड्रॉट है सूखा है ये सब कुछ फेवरेबल हो हमेशा। कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर बहुत बढ़ गया
कभी कभी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया, कभी कभी क्या बहुत सूखा पड़ गया। तो ये जो कंडीशंस हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेस मतलब बॉडी पे स्ट्रेस डालने वाले कंडीशन, इन कंडीशन से भी प्लांट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, वो भी कौन प्रिवेंट करता है, एपिडर्मिस। बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया तब भी वाटर लॉस ना हो, वो कौन प्रिवेंट करता है, एपिडर्मिस। बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया उससे बॉडी को इफेक्ट ना पड़े, उससे कौन प्रिवेंट करता है, एपिडर्मिस। तो जितने भी स्ट्रेसफुल कंडीशन, उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में कौन प्रिवेंट करता है प्लांट के पार्ट को, एपिडर्मिस। स्ट्रेसफुल कंडीशन का एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पे क्या है, मान लो कि हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ना, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे इसका फंक्शन होता है, तीसरा फंक्शन इसका जो होता है, इट प्रिवेंट प्लांट पार्ट्स फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक। जितने भी माइक्रोबियल बैक्टीरिया, वायरस, ये सब अटैक्स हो गए, माइक्रोबियल अटैक, इससे फाइट करता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन करता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है किसके, एपिडर्मिस के, जो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि क्या क्या एपिडर्मिस करता है। क्या बेटा, एपिडर्मिस का हिस्सा है ना वो बेटा, इसीलिए तो एपिडर्मिस से तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है। चलो लिख लिए, मिटा दें। चलो नेक्स्ट हमारा जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो कॉर्क है। बहुत ज़्यादा कॉर्क के बारे में हमको पढ़ना नहीं है, कुछ बातें हैं जिनको तुम जान लो, वही बातें तुम्हें लिखना है, क्योंकि कॉर्क का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जब तुम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ोगे उस टाइम पर, जैसे सुनो ध्यान से, कैसे बता देता हूँ समझ लो, थोड़ा सा उसका ग्लिम्स तुम्हें देता हूँ। कॉर्क में, कॉर्क बनता कैसे है, जैसे तुमको जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे तुमको बताया था कि मान लो ये बार एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के अंदर क्या होता था, ये मान लो कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स के बाद क्या हो गया, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे क्या हो गया, पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते थे, ऐसे होता था, ठीक है। सुनो ध्यान से, जैसे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक एग्जाम्पल होता है कैम्बियम। क्या होता है बेटा, कैम्बियम, वो तुमको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। एक एग्जाम्पल होता है कैम्बियम, नाम याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो सिर्फ समझने के लिए यूज करो। क्या होता है कि जैसे जो कैम्बियम होता है, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो जब मैच्योरिटी पे एक्टिव होता है प्लांट के अंदर, तो वो क्या करता है, सेल का डिवीजन करता है और नए नए सेल का फॉर्मेशन करता है। जब नए नए सेल का फॉर्मेशन करेगा तो वो सेल जब डेवलप होंगे, जब वो उनका ग्रोथ होगा जब सेल्स का, तो वो क्या होंगे, एक्सपेंड जब होंगे, तो ये जो ग्रोथ, जो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ेगा, यानी प्लांट का गर्थ क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो ये रीजन है, इस रीजन में अगर वह ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे कैम्बियम काम कर रहा है, तो कैम्बियम क्या करेगा, जब यहाँ ग्रोथ होगा तो ये बाहर वाले सारे के सारे टिश्यू क्या हो जाएंगे, रैप्चर हो जाएंगे, सारे के सारे टिश्यू क्या हो जाएंगे, रैप्चर हो जाएंगे। और जब रैप्चर होंगे तो टिश्यू जब रैप्चर होंगे तो यहाँ पे हमको फिर से नया कॉर्टेक्स, नया वहाँ पे एंडोडर्मिस ये सब बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं, इस कॉर्क कैम्बियम के साथ, इस वस्कुलर कैम्बियम के साथ बाहर भी एक कैम्बियम यानी कि एक लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम क्या कर देते हैं, एक्टिव करा देते हैं, जिससे नए नए प्लांट के पार्ट का वहाँ पे अंदर के फॉर्मेशन होता है। और जो पुराने पार्ट जो रैप्चर हो गए थे वो फिर कहाँ चले आते हैं, सरफेस पे। कहाँ पे चले आते हैं, सरफेस पे। और रैप्चर होने के बाद उनके सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और वही डेड सेल का जो रैप्चर्ड डेड सेल होते हैं प्लांट के, वो क्या बनाते हैं, कॉर्क बनाते हैं। क्लियर। क्या चेंजेस होता है कॉर्क बनने में, उनके अंदर टेनिन नाम का, टेनिन हो गया या सुबेरिन हो गया, इस तरह के केमिकल्स का डिपोजिशन हो जाता है उनके सेल वॉल के अंदर, ठीक है। जब सेल वॉल के अंदर या इंटरसेलुलर स्पेस में इन सारे मटेरियल का डिपोजिशन होगा तो वो जो लेयर जो बाहर बना था कॉर्क का, वो लेयर फिर क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल। पहली बात मैंने क्या कहा कि जो सेल्स होते हैं कॉर्क के, उनके सेल वॉल थिक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें इस तरह के मटेरियल का डिपोजिशन हो जाएगा। और जैसे ही मटेरियल का डिपोजिशन होगा, क्या जो सेल्स हैं वो इम्परमिएबल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। पहले क्लास में बताया था कि भाई पहले सेल वॉल क्या था, परमिएबल था, लेकिन उसमें मटेरियल ने सारे पोर्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया डिपोजिशन के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जो कॉर्क हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि कैम्बियम के डिवीजन की वजह से बने,
और डिवीजन की वजह से बनने के बाद उनके सेल्स के अंदर क्या हो गया, सुबेरिन और टेनिन नाम के ऐसे केमिकल्स का डिपोजिशन हो गया, जिससे वो क्या हो गए, इम्परमिएबल हो गए। और इम्परमिएबल होने के बाद वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करते हैं प्लांट के मैच्योर पार्ट में। ये कब होता है, कॉर्क का फॉर्मेशन कब होता है, एट मैच्योरिटी, जब प्लांट क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो यानी कि तुमको अगर कॉर्क देखना है तो कहाँ पे देखोगे, मैच्योर प्लांट में। कहाँ पे देखोगे, मैच्योर प्लांट में, जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्लियर ना, कोई दिक्कत, ध्यान से समझो। इसके जो कॉर्क के सेल्स हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये किससे बने होते हैं, डेड सेल से। किससे बने होते हैं, डेड सेल से। इनका सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है। इनके सेल वॉल के अंदर केमिकल्स लाइक टेनिन हो गया, रेनिन हो गया एंड सुबेरिन हो गया, ये केमिकल्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। क्लियर है। और डिपोजिशन के बाद ये जो लेयर होता है वो लेयर क्या हो जाता है, इम्परमिएबल हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्परमिएबल, मतलब किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन उसके थ्रू नहीं हो सकता। क्लियर ना, कोई दिक्कत। तो ये कॉर्क के जो सेल्स हैं या उनका जो लेयर, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। फंक्शन क्या है, इसके भी फंक्शन वही हैं जो एपिडर्मिस का हुआ करता था। क्या फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट के पार्ट को माइक्रोबियल अटैक से, ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट के पार्ट को एक्सेसिव वाटर लॉस से, ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट के पार्ट को एक्सटर्नल इंजरी से। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। तो जो फंक्शन एपिडर्मिस का था वही फंक्शन कॉर्क का होता है। डिफरेंस क्या है, वो लिविंग सेल से बना था, ये किससे बना था, डेड सेल से। वो प्लांट में स्टार्टिंग से था, ये कब आया, मैच्योरिटी में। वो प्लांट में प्राइमरी प्रोटेक्टिव टिश्यू था, ये प्लांट में सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू है। क्लियर ना, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है, फंक्शन सारे वही हैं जो एपिडर्मिस के हुआ करते थे। क्लियर है, सुनो ध्यान से। इसका जो कलर होता है, एक बात यहाँ पे समझो, इसका जो कलर होता है वो ब्लैकिश होता है। वो किस कलर का होता है बेटा, ब्लैकिश, या फिर क्या होता है, ब्राउन कलर का। क्लियर है ना, कोई बात समझ में आ गई। तो अब मुझे लगता है कि कॉर्क तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा। कॉर्क पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एपिडर्मिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्लियर है ना, बोलो। अच्छा, एक चीज़ और होता है, समझो। जैसे वहाँ पे तुमको एपिडर्मिस में क्या पढ़ाया था, स्टोमेटा पढ़ाया था। एपिडर्मिस के अंदर जो पोर था उसको क्या पढ़ाया था, स्टोमेटा। ऐसे ही कॉर्क के अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है। कॉर्क के अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है, जिस पोर को हम कहते हैं लेंटिसेल। क्या कहते हैं बेटा, लेंटिसेल्स। कॉर्क के अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। नाम याद रखना, जैसे वहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लेंटिसेल्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है। इसका भी काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज कराना, उसका भी काम क्या था, गैसियस एक्सचेंज कराना। क्लियर, कोई दिक्कत है, पूरी कहानी समझ में आ गई। तो अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो अगला जो सेशन, मतलब कल का जो सेशन होगा, उस कल के सेशन में हम लोग करेंगे इस पूरे के पूरे प्लांट टिश्यू पे बेस्ड MCQs क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करके आना। पूरा एक सेशन उसी पे होगा, सिर्फ क्वेश्चन पे। ठीक है ना, चलो ठीक है।